हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री बुक की पहली चैप्टर जो कि हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद है, इस चैप्टर की आज छठी पार्ट को हम लोग देखेंगे। छठी पार्ट में देखेंगे किस चीज़ को पढ़ना है। पिछले क्लास में बिस्मार्क के बारे में पढ़े थे और उसके आगे हम लोग बिस्मार्क के द्वारा एकीकरण में क्या क्या उनकी भूमिका रही थी उनके बारे में हम जाने थे। आज क्लास में हम लोग उसके आगे की टॉपिक को देखेंगे और आगे बात करेंगे हम लोग। चलिए आपको बता दें कि चलिए कल की क्लास में जो बात किए थे हम, ठीक है, कल की क्लास में जो बात हुई थी हमारी, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। उसके बाद इनके द्वारा 3 युद्ध लड़ा गया था, उनके बारे में बात किए थे। आज हम लोग रक्त और लौ की नीति के बारे में जानना है हम लोगों को। हाँ तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्त और लौ की नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि रक्त और लौ की नीति का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अब बिस्मार्क के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। और बिस्मार्क का क्या कहना था? बिस्मार्क कौन था? तो पर्सा का चांसलर था। कब बना था चांसलर? तो 1862 ईस्वी में वहाँ का चांसलर बना था। और इनका कहना था बिस्मार्क का कि भाषण से कुछ नहीं होता है, बल्कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक विशाल सेना का गठन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बताते हैं। वही बात को हम लोग लिखेंगे कि रक्त और लौ की नीति से क्या समझते हैं, तो वही बात को लिखेंगे कि रक्त और लौ की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह पर्सा का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? तब पर्सा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा। भाषण से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना का संगठन करना पड़ेगा, ठीक है, एक विशाल सेना का संगठन करना पड़ेगा। तो इस बात को कौन बताते हैं? तो बिस्मार्क बताते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक विशाल सेना का गठन करना होगा, भाषण से कुछ नहीं होगा। चलिए इतना समझने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ये हमारा है काउंट काबूर के बारे में, ठीक है। चलिए काउंट काबूर के बारे में क्या है चलिए अब हम लोग काउंट काबूर को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंट काबूर। बताते हैं आपको कि काउंट काबूर क्या है, ठीक है। काउंट काबूर कौन थे, ये कैसे व्यक्ति थे, इनके बारे में बात करेंगे। तो यह एक सफल कूटनीतिक थे। कूटनीति क्या होता है? जो व्यक्ति दिमाग से काम लेता है उसको हम लोग कूटनीतिक व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे व्यक्ति थे? तो कूटनीतिक थे एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ये कैसे व्यक्ति थे? तो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो कि निरंकुशवाद का, किसका? निरंकुशवाद का पक्का विरोधी थे। निरंकुशवादी व्यक्तियों का, निरंकुशवाद का पक्का विरोधी थे ये। उसके बाद यह बताया गया है, यह जानता था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन है? तो ऑस्ट्रिया को बताया गया। सबसे ये जानते थे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया थी। अंततः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर लेता है। ये कहाँ, किससे दोस्ती कर लेते हैं? तो फ्रांस से दोस्ती कर लेते हैं। और क्या बताया गया है कि इटली और जर्मनी के क्षेत्रों को विकास करना चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे? तो इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में ये विकास करना चाहते थे। और आगे क्या बताया गया है कि लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या, ठीक है, लेकिन क्या बताया गया है कि इस प्रकार इटली की समस्या को उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में बना दिया, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं इन्होंने, क्या किया? तो इटली की समस्या को, ठीक है, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में बना दिया, यानी कि पूरे यूरोप में इटली की समस्या को पूरे यूरोप में फैला दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमारा काउंट काबूर ये कंप्लीट हुआ। आपसे पूछ देगा काउंट काबूर से के बारे में आप बताएं या फिर विस्तारित करें, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर पूछ देगा कि काउंट काबूर का, ठीक है, पूछ देगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन सकता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका रही थी। तो इस बात को भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, तो आप लोग इस तरीके से जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे इसके बाद। चलिए इटली के 3 विभूति कौन कौन थे? चलिए इटली के 3 विभूति कौन कौन थे, इस बात को हम लोग देखेंगे। चलिए क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले तो मेजनी को बताया गया है कि 3 विभूति के रूप में किसको रखा गया है? तब मेजनी को रखा गया है। पहले किसको रखा गया है? तो मेजनी को रखा गया है। दूसरे नंबर में काउंट काबूर को रखा गया है। तीसरे नंबर में गैरीबाल्डी को रखा गया है। ये तीनों को 3 विभूतियों के रूप में रखा गया है। क्या बताया गया है कि इटली के ये क्या थे? तो 3 विभूति के रूप में माने जाते थे। ये क्या करते थे? तो ये अपना दान, क्या बताया गया है? मेजनी के लिए आत्मा, काउंट काबूर के लिए बुद्धि, काउंट काबूर के लिए बुद्धि, और क्या बताया? गैरीबाल्डी के लिए तलवार। गैरीबाल्डी को तलवार भी कहा जाता है ना, हम आपको बताए थे, पीछे पढ़ाए थे तो बताए थे। अब और क्या बताया गया है कि अपवाद ने विक्टर के लिए पूरा शरीर। विक्टर का कहना था कि युद्ध के दौरान मेरी पूरी शरीर को आप फेंक दो, ठीक है, आप पूरी शरीर को लगा दो युद्ध में, ठीक है, विक्टर का ये कहना था, ठीक है। तो ये तीनों को क्या 3 विभूति के रूप में किसको गिनाया जाता है? तो मेजनी को, काउंट काबूर को
और किसको, तो गैरिबाल्डी को। ये 3 विभूति थे इटली के एकीकरण का। चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आपको बता दें कि जो भी, ठीक है, जो भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करते हैं अपने कॉपी में, और ताकि कि आपको जहाँ भी समझ में ना आए वीडियो को आप एक बार बैक करके देख ले या स्किप करके देखिए, जैसे भी देखना है आप देखें, ताकि आपकी पूरी जो भी यहाँ से है तो कंप्लीट होगी। चलिए इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इटली के 3 विभूति कौन कौन थे। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इटली के 3 विभूति कौन कौन थे। तो इटली के 3 विभूति कौन कौन थे, तो पहला मेजनी था, दूसरा कौन था, तो काउंट काबूर था, और तीसरा कौन था, तो गैरिबाल्डी था। क्या बताया गया है कि 3 विभूति में किसको किसको, मेजनी को, काउंट काबूर को और गैरिबाल्डी को बताया गया। इन तीनों को क्या बताया गया है, तो तीनों को 3 विभूति के रूप में रखा गया था। पहला क्या था, मेजनी था, दूसरा क्या था, काउंट काबूर था, तीसरा क्या था, तो गैरिबाल्डी को रखा गया है। मेजनी के लिए आत्मा, मेजनी के लिए क्या, आत्मा। वही बात करेंगे कि काउंट काबूर के लिए क्या, तो बुद्धि, और गैरिबाल्डी के लिए क्या, तो तलवार। गैरिबाल्डी को तलवार भी कहा जाता है, हम आपको बताए थे। फिर हम लोग बात करेंगे आगे क्या लिखा हुआ है कि अपवाद ने विक्टर के लिए पूरा शरीर। विक्टर का कहना था कि युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध में मेरी पूरी शरीर ही झोंक दो, पूरी शरीर को ही झोंक दो अपने। ये विक्टर जो था अपवाद के रूप में, इनका क्या कहना था कि आप ना हमारे युद्ध में पूरी शरीर को ही झोंक दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ और हम बताते हैं कि जो भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आने वाली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। और हमको लगता है कि आने वाली वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट ही चल रहा है, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त होने वाली है और आपको बता दें कि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। और जो भी आपको नोट यहाँ से करवाए जा रहे हैं, ठीक है, वो कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। साथ में जो भी क्वेश्चन करवाई जाती है वो क्वेश्चन को देख लें। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।